हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी उसके नाभि लंब की लंबाइयों के बराबर है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो, दीर्घवृत्त का एक मानक समीकरण लिखते हैं बच्चों। दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों मानक रूप में होता है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। और यहाँ ए का मान सदैव बी से बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, इस स्थिति में नाभियों के बीच की दूरी देखिए क्या होती है। इस स्थिति में नाभियों के बीच की दूरी, ये लिख देता हूं बच्चों में, नाभियों के बीच दूरी, बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी होती है 2 AE। ये याद होना चाहिए आपको। दूसरा बच्चों, नाभि लंब की लंबाई, यह भी सूत्र है। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई होती है बच्चों 2 B की घात 2 बटा ए के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यह दीर्घवृत्त के समीकरण में हमें यह बातें याद रखना पड़ेगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया है, हम पहले उसे लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है नाभियों के बीच की दूरी नाभि लंब के लंबाई के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो बच्चों, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, 2 AE। और यह किसके बराबर है बच्चों, यह बराबर है नाभि लंब की लंबाई के। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 B की घात 2 और बटे में आ जाएगा ए। तो देखो बच्चों, 2 से 2 हम यहाँ काट सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा A की घात 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास A की घात 2 गुणा ई और बराबर हो जाएगा B की घात 2। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और देखिए अब हम जानते हैं, हम जानते हैं ए बी और ई में संबंध होता है बच्चों। तो हम जानते हैं ए बी और ई में संबंध। देखो, यह होता है B की घात 2 बराबर A की घात 2 और 1 माइनस E की घात 2। ठीक है बच्चों, यह संबंध होता है बी ए और ई में, तो यह हमें याद रखना है। अब यहां से देखिए समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं बच्चों, B की घात 2 का मान यहां से रख देता हूं। ठीक है, B की घात 2 का मान क्या मिलेगा मुझे, A की घात 2 और यह, तो ये लिखता हूं मैं B की घात 2 का मान क्या आ जाएगा, A की घात 2 गुणा ई बराबर होगा A की घात 2 और 1 माइनस E की घात 2। ठीक है ना, मैं इसका कारण दे देता हूँ। कारण क्या है मेरे पास कि A की घात 2 ई किसके बराबर है, B की घात 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने कारण दे दिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी A की घात 2 से A की घात 2 कट जाएगा बच्चों, हम इसको काट सकते हैं। तो देखो, A की घात 2 से A की घात 2 हमने काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा ई बराबर 1 माइनस E की घात 2। और ये क्यों कट गया बच्चों, क्योंकि A की घात 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। अब देखिए, सभी को बराबर के एक तरफ ले लीजिए, तो ये होगा E की घात 2 प्लस का ई और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं बच्चों, हमें द्विघात समीकरण के बारे में भी बात पता होना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण होती है A x की घात 2 प्लस BX प्लस C बराबर 0, तो इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसका हल होता है x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस वर्गमूल B की घात 2 माइनस का 4AC और बटे में आ जाता है बच्चों 2a। तो यह द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम e का मान ज्ञात करते हैं। देखो, तो यहाँ से e बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का b अर्थात माइनस का हो जाएगा 1 और प्लस माइनस वर्गमूल में आ जाएगा बच्चों 1 का वर्ग। उसके बाद होगा माइनस का 4AC, तो 4 a का मान 1 है
और c का मान हमारे पास -1 है, और बटे में आ जाएगा, बटे में होगा 2a अर्थात 2 गुणा a। ठीक है, तो देखो यहाँ से e बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से e बराबर हो जाएगा -1 और प्लस माइनस, और वर्गमूल के अंदर होगा 1 प्लस हो जाएगा 4 और बटा आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो देखो अब e बराबर हमें क्या मिलेगा, तो e बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस, वर्गमूल में आ जाएगा 5 और बटा आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो देखो अब हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके इसको समझते हैं। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों, तो प्लस चिन्ह लेने पर देखिए क्या होगा, e बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस का वर्गमूल 5 और बटे में आ जाएगा बच्चों 2। तो ये बच्चों स्पष्टतः यहाँ ये जो मान है ये किसके क्या है बच्चों, यह मान हमारा सदैव 1 से कम है। इसका मतलब एक उत्तर तो बच्चों हमारा यह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो e बराबर हो जाएगा -1 और माइनस का वर्गमूल 5 और बटे में आ जाएगा बच्चों 2। तो ये मान क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका मापांक लेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हमने इसका मापांक लेके इसका e का मान निकाला बच्चों, तो यहाँ पर e का जो मान आएगा वह क्या आ जाएगा हमारा 1 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों। तो मैं वही बात यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने कि अगर हमने ई का मापांक लेके भी मान निकाला तो ई का मापांक भी क्या होगा, यहाँ पर 1 से अधिक होगा बच्चों। ठीक है, तो यह मान हमारे लिए क्या हो जाएगा, यह मान हमारे लिए हो जाएगा अमान्य। तो यह मान हम यह इस सवाल के अंदर प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यह जो मान है इसका जो मापांक है वो क्या है बच्चों 1 से अधिक है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ई का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक अनुपात होता है। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।